हेलो नमस्कार सर, मैं सोनिया कुमारी बात कर रही हूँ केबीसी कौन बनेगा करोड़पति की ओर स्कीम से। कंपनी डायरेक्टर कॉल सेंटर मुंबई से आपके लिए एक सरप्राइज गुड न्यूज़ है। क्या आपने कभी लॉटरी के कॉल्स का सामना किया है? आप 1 लाख के विजेता हैं, आप 2 करोड़ के विजेता हैं। ये सुनकर आप भी चौंक गए होंगे। ये कॉल्स आपको लुभाने का एक तरीका होते हैं, जहां आपको विश्वास दिलाया जाता है कि सारा पैसा आपका है, बस कुछ जानकारी चाहिए, आपका बैंक अकाउंट, पैन नंबर या फिंगरप्रिंट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कॉल्स के पीछे छुपा होता है ठगी का पूरा खेल। ऐसी स्कैम्स हजारों लोगों की जिंदगी में एक अजनबी खौफ लेकर आती है। कई लोग इन जालसाजों के झांसे में आकर न सिर्फ अपनी जिंदगी की ख्वाहिशों को खो बैठते हैं, बल्कि कभी कभी उनकी इज्जत और जीवन भी दांव पर लग जाता है। तो आज की इस कहानी में हम जानेंगे कैसे ऐसी धोखाधड़ी के जाल में फंसे एक मासूम की कहानी और कैसे एक छोटी सी गलती ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह खत्म कर दिया। नेपाल की वो खौफनाक घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आज हम आपको नेपाल के एक ऐसे दिल दहला देने वाले क्राइम के बारे में बताने जा रहे हैं जो साल 2009 में हुआ था। इस वारदात ने न सिर्फ नेपाल बल्कि भारत को भी दहशत में डाल दिया था। ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रूह तक कांप उठेगी, और जब आप इस कहानी को पूरी तरह जान लेंगे तो शायद आपकी नज़रों में वो शख्स बदल जाए जो आपकी ज़िंदगी में बेहद करीब है। हो सकता है एक पल के लिए आप उस पर शक करने लगें या नफरत भी कर बैठें। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कहानी को सुनने के बाद आपको एक ऐसा सबक मिलेगा जिसे आप शायद अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाएंगे। तो आखिर ये खौफनाक घटना क्या थी, ये कब और कैसे घटी थी, और इस पूरे मामले में आगे क्या हुआ था? चलिए शुरू करते हैं इस सच्ची कहानी को जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा। ये महज एक कहानी नहीं है, बल्कि आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग सबक भी साबित हो सकती है। इसलिए वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइए और इसे आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, जिस सच्ची घटना के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वह हमारे पड़ोसी देश नेपाल में घटी थी, लेकिन इसका कनेक्शन भारत से भी जुड़ा हुआ है। इस पूरी घटना की शुरुआत एक बेहद सिंपल SMS से होती है। आपको भी अक्सर ऐसे मैसेज आते होंगे जैसे आपने करोड़ों की लॉटरी जीत ली है या फिर आपको फ्री में कहीं घूमने का मौका मिला है। ऐसा ही एक सिंपल सा SMS 5 जून 2009 को नेपाल की रहने वाली 19 साल की ख्याति श्रेष्ठ के फ़ोन पर आया था। 19 साल की ख्याति श्रेष्ठ को जो मैसेज मिला था उसमें लिखा था कि उसने एक मशहूर वुमेन मैगजीन की ओर से आयोजित लकी ड्रॉ में 20,000 रुपये नगद और नेपाल के सबसे खूबसूरत और प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस पोखरा की फ्री टिकट जीती है। इस मैसेज के कुछ ही देर बाद ख्याति के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। जब वह फ़ोन उठाती है तो दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज़ सुनाई देती है। फ़ोन पर उस महिला ने वही बातें दोहराईं जो मैसेज में लिखी थीं। उसने कहा, मैं उसी मैगजीन के ऑफिस से बोल रही हूँ। अगर आप अपने इनाम की राशि और पोखरा की टिकट लेना चाहती हैं तो आपको इस एड्रेस पर आना होगा। आज के समय में अगर किसी को ऐसे मैसेज या फ़ोन आते हैं तो लोग तुरंत समझ जाते हैं कि यह ठगी का हिस्सा हो सकता है। लेकिन 2009 में ऐसा कुछ नहीं था। लोग ऑनलाइन ठगी के बारे में उतना जागरूक नहीं थे और कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि इस तरह के मैसेज फेक या ठगी के लिए हो सकते हैं। जब ख्याति श्रेष्ठ को यह मैसेज और फ़ोन आता है तो वह काफ़ी खुश हो जाती है। वह तुरंत अपने माता पिता को यह बात बताती है। ख्याति के माता पिता यह सुनकर खुश हो जाते हैं और तय करते हैं कि ख्याति इनाम की राशि और पोखरा की टिकट लेने के लिए इस एड्रेस पर जाएगी। यह सोचते हुए ख्याति श्रेष्ठ वहां जाने की तैयारी में लग जाती है। तय समय पर वह अपने घर के नौकर राम को साथ लेकर निकल पड़ती है। कुछ घंटे के सफ़र के बाद ये दोनों महिला द्वारा दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। नौकर राम ख्याति को वहीं ड्रॉप कर देता है और ख़ुद वापस चला जाता है, क्योंकि फ़ोन पर यह बात भी बताई गई थी कि इस पूरी प्रक्रिया में काफ़ी समय लग सकता है। ख्याति अपने घरेलू नौकर को वापस घर भेज देती है और बताए गए एड्रेस पर पहुंचने के बाद वह कुछ देर इंतज़ार करती है। तभी एक महिला वहां आती है जो खुद को वुमेन मैगजीन की अधिकारी बताती है। महिला जो खुद को मैगजीन की रिप्रेजेंटेटिव बताती है ख्याति को एक बार फिर से इनाम जीतने की बधाई देती है। फिर वह ख्याति से कहती है कि इनाम की राशि और टिकट लेने के लिए उसे उसके साथ चलना होगा। इसके बाद वह महिला ख्याति को लेकर एक अपार्टमेंट में जाती है। कमरे के अंदर जाते ही ख्याति की नज़र एक पुरुष पर पड़ती है। वह व्यक्ति खुद को उसी मैगजीन से जुड़ा हुआ बताता है और कहता है कि इनाम की राशि और टिकट से संबंधित सभी ज़रूरी कागजी कार्यवाही वही करेगा। यहाँ दोनों कुछ देर बातें करते हैं। बातचीत के दौरान वह व्यक्ति ख्याति को कोल्ड ड्रिंक्स का ऑफर करता है।
वह व्यक्ति ख्याति को एक गिलास कोल्ड ड्रिंक बढ़ाता है और खुद भी एक गिलास ले लेता है। इसके बाद कागजी कार्यवाही की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इधर ख्याति के माता पिता घर पर इंतजार कर रहे थे कि उनकी बेटी इनाम की राशि लेकर घर लौटेगी। ख्याति ने पहले ही बता दिया था कि प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा, इसलिए वे ज्यादा परेशान नहीं होते। हालांकि दिल में थोड़ा घबराहट जरूर थी। शाम हो चुकी थी और अंधेरा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था, लेकिन ख्याति अब तक घर नहीं लौटी थी। इस कारण ख्याति के माता पिता थोड़ा चिंतित हो जाते हैं। वे ख्याति के कुछ दोस्तों को फोन करके पूछने लगते हैं कि क्या ख्याति उनके पास आई है, लेकिन हर तरफ से यही जवाब आता है कि नहीं, ख्याति उनके पास नहीं आई है। अब ये लोग अपनी बेटी की तलाश में जुटे हुए थे। तभी उसी शाम ख्याति के पिता के मोबाइल पर एक SMS आता है। जब वे मैसेज पढ़ते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल मैसेज में लिखा हुआ था, ख्याति को किडनैप कर लिया गया है। अगर तुम अपनी बेटी को सही सलामत वापस पाना चाहते हो तो तुरंत 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। मैसेज में यह भी साफ साफ लिखा हुआ था कि अगर तुमने इस बात की जानकारी पुलिस को या किसी और को दी तो ख्याति को जान से मार दूंगा। यह मैसेज देखते ही ख्याति के माता पिता पूरी तरह घबरा जाते हैं और तुरंत इस बारे में एक दूसरे को बताते हैं। वे पहले तय करते हैं कि वे इस किडनैपिंग की जानकारी पुलिस को देंगे, लेकिन फिर अपना इरादा बदल देते हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में उनके आसपास इस तरह की कई घटनाएं घट चुकी थीं, जहां किडनैपर्स ने सिर्फ इस वजह से बच्चे को मार दिया था क्योंकि उन्होंने किडनैपिंग की जानकारी पुलिस को दे दी थी। ख्याति के किडनैपर ने भी साफ साफ अपने मैसेज में लिख दिया था कि अगर पुलिस को इस बारे में बताया तो हम तुम्हारी बेटी को जान से मार देंगे। तो ख्याति के माता पिता पुलिस के पास जाने के विचार बदल देते हैं और 10 लाख रुपए के इंतजाम में लग जाते हैं। किडनैपर ने उन्हें मैसेज में सिर्फ ख्याति की किडनैपिंग और अपनी डिमांड के बारे में बताया था। यह नहीं बताया था कि पैसे लेकर कहां आना है। इसीलिए ख्याति के माता पिता पैसे का तो इंतजाम कर लेते हैं, मगर उन्हें अब तक नहीं पता था कि जाना कहां है। वे सभी इंतजार करते रहते हैं कि अब मैसेज आएगा, लेकिन देर रात तक उन्हें कोई मैसेज नहीं मिलता है। कई बार ये लोग उस नंबर पर फोन भी करने की कोशिश करते हैं, मगर कामयाब नहीं हो पाते हैं। इन सब में रात बीत जाती है और सुबह माता पिता अभी इंतजार में बैठे हुए थे कि आगे क्या करना है। तभी एक बार फिर से मोबाइल की घंटी बजती है और जब वे लोग मैसेज चेक करते हैं तो पता चलता है कि यह मैसेज उसी किडनैपर ने भेजा था। इस बार मैसेज में लिखा हुआ था कि 10 लाख लेकर तुम बुटवल पहुंचाओ। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि बुटवल नेपाल में ही एक जगह है जो काठमांडू से लगभग 270 किलोमीटर दूर है। मैसेज मिलते ही ये सभी तुरंत पैसे लेकर बुटवल के लिए निकल जाते हैं। बुटवल पहुंचकर किडनैपर को मैसेज करते हैं कि वे पैसे लेकर आ चुके हैं, बताओ पैसे लेकर कहां आना है। इस पर किडनैपर उन्हें थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहता है और फिर थोड़ी देर बाद मैसेज करता है कि पैसे बुटवल नहीं बल्कि चितवन लेकर आओ। बुटवल से चितवन की दूरी लगभग 125 किलोमीटर है। जैसे ही ये लोग चितवन पहुंचते हैं, किडनैपर को इस बात की जानकारी देते हैं कि वे वहां आ गए हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद किडनैपर एक बार फिर से उन्हें मैसेज करता है कि वे पैसे यहां नहीं बल्कि सुनौली पहुंचाना है। चितवन से सुनौली की दूरी लगभग 150 किलोमीटर थी। ये लोग अब पैसे लेकर घंटों का सफर तय करने के बाद सुनौली पहुंचते हैं। उन्हें एक बार फिर से मैसेज मिलता है कि अब पैसे लेकर तुम दार्जिलिंग पहुंचो। मतलब अब उन्हें पैसे लेकर नेपाल की बजाय भारत आना था। सुनौली से दार्जिलिंग की दूरी लगभग 650 किलोमीटर थी। ख्याति के माता पिता के अलावा उनके साथ उनका घरेलू नौकर राम भी था। ये तीनों पहले ही कई 100 किलोमीटर की यात्रा कर चुके थे और बुरी तरह से थक चुके थे, लेकिन बेटी के ख्याल ने उन्हें जगाए रखा था और पूरी हिम्मत से यह सभी एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे। ये सभी दार्जिलिंग भी आने को तैयार थे क्योंकि उनकी बेटी ख्याति की सलामती उनके लिए सबसे अहम थी। सिर्फ दार्जिलिंग आने तक की बात नहीं थी, 10 लाख रुपए के साथ बॉर्डर पार करना, और वह भी भारत नेपाल के बॉर्डर को पार करना आसान नहीं था। फिर भी पूरी हिम्मत करके ये सभी किसी तरह भारत नेपाल की सीमा को पार करते हुए दार्जिलिंग पहुंच जाते हैं। जब वह इस बात की जानकारी किडनैपर को देते हैं कि वह पैसे लेकर दार्जिलिंग पहुंच गए हैं, तो एक बार फिर से किडनैपर उन्हें थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहता है। वे सोच रहे थे कि शायद उनकी भाग दौड़ यहीं खत्म होने वाली है और वो पैसे देने के बाद अपनी बेटी को लेकर सही सलामत घर लौट जाएंगे, लेकिन उनका अंदाजा गलत था। थोड़ी देर बाद फिर से मोबाइल की घंटी बजती है। इस बार मैसेज में लिखा होता है कि पैसे लेकर उन्हें वापस फिर से नेपाल आना है। एक तो बेटी की किडनैपिंग का गम, ऊपर से एक जगह से दूसरी जगह भागते भागते इन लोगों का बदन पूरी तरह से टूट चुका था और थकान के मारे हालत खराब हो चली थी। लेकिन इनके सामने कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। वो बेटी को यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकते थे।
अब वह दार्जिलिंग से फिर से सफर पर निकल पड़ते हैं। इस बार उनका यह सफर लगभग 100 किलोमीटर लंबा था, कई घंटे का सफर तय करने के बाद। आखिरकार ये लोग वापस नेपाल के ककरभित्ता पहुंच जाते हैं। यहां पहुंचने के बाद एक बार फिर से यह लोग किडनैपर को इस बात की जानकारी देते हैं और हमेशा की तरह किडनैपर फिर से इन्हें इंतजार करने के लिए कहता है। यह लोग एक बार फिर से डरने लगते हैं कि शायद किडनैपर फिर से किसी और लोकेशन पर जाने के लिए कह सकता है, मगर इस बार जो उन्हें मैसेज मिलता है उसमें ककरभित्ता शहर के ही एक होटल का एड्रेस था। यह जगह वहां से ज्यादा दूर नहीं थी। मैसेज में लिखा हुआ था कि पैसे लेकर उस होटल में पहुंचो, वहीं तुम्हें यह पैसा किसी को देना होगा। ख्याति के माता पिता पैसे लेकर होटल के करीब पहुंच जाते हैं। जैसे ही यह सभी होटल के करीब पहुंचते हैं, इस बात की जानकारी वे किडनैपर को देते हैं। इस पर किडनैपर की ओर से थोड़ी देर बाद एक मैसेज आता है कि पैसे का बैग लेकर होटल के अंदर सिर्फ अपने नौकर राम को भेजो और तुम लोग होटल के बाहर गाड़ी में ही बैठे रहो। जैसा कि मैसेज में कहा गया था, ख्याति के माता पिता वैसा ही करते हैं और वे दोनों गाड़ी के अंदर बैठे रहते हैं, जबकि पैसों से भरा बैग वे अपने नौकर राम को देते हैं। राम उस बैग को लेकर होटल के अंदर चला जाता है। इधर होटल के बाहर मौजूद ख्याति के माता पिता उम्मीद कर रहे थे कि राम उन लोगों को पैसा देगा और साथ में उनकी बेटी को लेकर होटल से निकलेगा, मगर थोड़ी देर बाद वे देखते हैं कि राम खाली हाथ और अकेले ही वापस लौट रहा है। किडनैपर को फिरौती की 10 लाख रुपए देने के बाद बेटी की रिहाई की उम्मीद के साथ ख्याति के माता पिता ककरभित्ता से अपने घर काठमांडू के लिए निकल जाते हैं। ककरभित्ता से काठमांडू की दूरी लगभग 450 किलोमीटर थी। यह लोग बिना रुके तेजी से अपने घर की तरफ चलते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि शायद जाते ही वहां उनकी बेटी उन्हें मिल जाएगी। लेकिन जब ये काठमांडू अपने घर पहुंचते हैं तो इन्हें काफी निराशा होती है, क्योंकि उनके घर पर ताला लगा हुआ था और आसपास भी ख्याति का कोई अता पता नहीं था। इसके बाद यह लोग कुछ देर इंतजार करते हैं कि शायद कुछ देर में ख्याति आ जाएगी, लेकिन उनका इंतजार लंबा होता जा रहा था। थक हार कर एक बार फिर से ख्याति के पिता किडनैपर को मैसेज करते हैं, लेकिन उनके मैसेज का कोई जवाब नहीं आता है। फिर वह किडनैपर के नंबर पर फोन करते हैं, लेकिन किडनैपर का मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। मोबाइल स्विच ऑफ होते ही इन लोगों की धड़कनें काफी बढ़ जाती हैं और अनहोनी की आशंकाओं में यह सब डूब जाते हैं। वो रुक रुक कर किडनैपर का नंबर ट्राई करते हैं, मगर नंबर हमेशा स्विच ऑफ ही बताता है। नंबर स्विच ऑफ बताने के बावजूद ये लोग पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा रहे थे कि कहीं किडनैपर को इस बात का पता चला तो वो शायद ख्याति को मार देगा। फिर भी जब कई घंटे के इंतजार के बाद फोन नहीं लगता और ना ही ख्याति वापस आती है, तो ख्याति के माता पिता नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस वालों को ख्याति को मिले एसएमएस से लेकर किडनैपिंग और किडनैपर की डिमांड के हिसाब से फिरौती की रकम देने तक की पूरी कहानी शुरू से लेकर अंत तक बताते हैं। पूरी कहानी जानने के बाद पुलिस वाले पूछताछ की शुरुआत ख्याति श्रेष्ठ के माता पिता से ही करते हैं और ख्याति से जुड़ी कुछ बातें पूछते हैं। ख्याति के माता पिता पुलिस वालों को बताते हैं कि ख्याति उनकी इकलौती बेटी है। बचपन से ही ख्याति पढ़ने में बहुत तेज थी और जिंदगी में वह कुछ हासिल करना चाहती थी। हम लोगों ने उसके लिए बहुत सारे सपने देखे हुए थे। पूछताछ के दौरान पुलिस ख्याति के माता पिता से पूछते हैं कि ख्याति को मैसेज आने के बाद से किडनैपिंग के पैसे देने तक क्या आप लोगों ने कुछ ऐसा नोटिस किया है जो आपको थोड़ा अजीब लगा हो। इस पर ख्याति के पिता बताते हैं कि नहीं, उन्होंने एक भी अजीब बात नोटिस नहीं की, बस उन्हें एक बात समझ नहीं आई कि आखिर किडनैपर पैसे लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए क्यों कह रहा था। जब यही सवाल ख्याति के मां से पुलिस वाले पूछते हैं तो ख्याति की मां भी यही जवाब देती हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान उन्हें भी कुछ अजीब नहीं लगा। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सोचने के बाद ख्याति की मां बताती है कि जब वह लोग दार्जिलिंग से वापस नेपाल के कक्कड़ आए थे और किडनैपर के बताए होटल के नजदीक गए थे, तो वहां पर अचानक मेरी नजर वीरेन श्रेष्ठ नाम के व्यक्ति पर पड़ी थी। इस पर पुलिस पूछती है, इसमें अजीब क्या है? तो ख्याति की मां ने बताया, कभी वो लोग वीरेन के घर में ही बतौर किराएदार रहते थे और वह एक टीचर भी था जो कभी ख्याति को प्राइवेट ट्यूशन भी दिया करता था। फिर अचानक से उसने अपना घर बेच दिया और शहर छोड़कर चला गया। तब से हम लोग बीच में बस एक बार मिले थे। इस पर पुलिस वाले पूछते हैं, जब आपने वीरेन को देखा तो उसे टोका क्यों नहीं? ख्याति की मां कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि ख्याति की किडनैपिंग की खबर किसी भी अन्य व्यक्ति को हो, क्योंकि इससे ख्याति की जान को खतरा हो सकता था। यह सब जानकारी लेने के बाद पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है, लेकिन शुरुआती कई दिनों की जांच में पुलिस को न तो ख्याति श्रेष्ठ का कोई सुराग मिलता है
और ना ही किडनैपर के बारे में कोई जानकारी हाथ लगती है। जब पुलिस को कहीं से कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस अंत में इस पूरे मामले में सामने आए एक नाम की कुंडली निकालने में लग जाती है। ये वही नाम था जो ख्याति की मां ने बताया था, वीरेन श्रेष्ठ। जब पुलिस वीरेन श्रेष्ठ के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करती है तो पता चलता है कि वीरेन का जन्म 1967 के आसपास भारत के दार्जिलिंग में हुआ था। इसका असल नाम वीरेन प्रधान है। जब इसकी उम्र करीब 20 से 22 साल थी तो उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में नेपाल आकर अपना भविष्य बनाने का फैसला किया। भारत में उसका परिवार संपन्न था और किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। इसी चक्कर में वह नेपाल आया था। नेपाल आने के बाद वीरेन एक कॉलेज में साइंस टीचर बन जाता है और शुरुआत में वीरेन को रहने के लिए मनपसंद जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए वीरेन नेपाल में एक बड़ा सा घर खरीद लेता है। क्योंकि वीरेन का नया घर काफ़ी बड़ा था, वह कुछ समय तक इस घर में अकेले ही रहता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे घर के 2 कमरों को किराए पर देने का विचार आता है। इसी के बाद ख्याति श्रेष्ठ के माता पिता वीरेन के यहाँ किराए पर रहने लगते हैं। कुछ साल तक ख्याति अपने माता पिता के साथ इसी घर में रहती है। वीरेन ख्याति के माता पिता के अनुरोध पर ख्याति को घर पर ट्यूशन भी पढ़ाने लगता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन वीरेन अपना घर बेच देता है। इस कारण आनन फानन में ख्याति अपने माता पिता के साथ इस घर को छोड़कर विराटनगर रहने चली जाती है। जबकि अपना घर बेचने के बाद वीरेन श्रेष्ठ कहाँ जाता है यह ख्याति के परिवार वालों को नहीं पता चलता। इस समय ख्याति 10वीं क्लास में थी और उसने 10वीं में काफ़ी अच्छे मार्क्स हासिल किए थे। इसलिए ख्याति के माता पिता उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए विराटनगर से नेपाल की राजधानी काठमांडू चले जाते हैं और ख्याति का एडमिशन जुबिलेंट कॉलेज रिसर्च सेंटर में करवा देते हैं। अब ख्याति अपने परिवार के साथ अपनी पढ़ाई में लग जाती है। वहीं वीरेन घर बेचने और नौकरी छोड़ने के बाद अचानक गायब हो जाता है। कहाँ जाता है किसी को पता नहीं चलता, लेकिन जब इसकी जानकारी में ख्याति की माँ वीरेन का नाम लेती है तो पुलिस कुंडली निकालने के बाद शिद्दत से वीरेन की तलाश में लग जाती है। जांच पड़ताल के दौरान पता चलता है कि वीरेन काठमांडू में ही एक किराए के घर में रहता है। जब पुलिस उसके घर पर दबिश देती है तो पता चलता है कि वीरेन वहां से लापता हो चुका है। पुलिस वीरेन को ढूंढने के लिए कई टीम बना देती है, लेकिन वीरेन का कोई अता पता नहीं चलता। इसी बीच पुलिस को काठमांडू के शहरी इलाकों से दूर ग्रामीण क्षेत्र में मानव शरीर के अंग मिलने की खबर मिलती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें एक जगह हाथ के 3 टुकड़े मिलते हैं। कुछ दिनों बाद उसी जगह से दूर पैर के कुछ छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं। इस तरह अगले कई दिनों तक लगभग 17 किलोमीटर के रेडियस में मानव शरीर के छोटे छोटे टुकड़े मिलते रहते हैं। उन अंगों को देखकर लग रहा था कि किसी ने लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं और उन्हें एक जगह न फेंककर लगभग 15 से 20 किलोमीटर के क्षेत्रफल में अलग अलग ले जाकर फेंका है। इन सब के बीच ख्याति श्रेष्ठ को गायब हुए 15 दिन से अधिक बीत चुके थे, लेकिन पुलिस के पास अब भी ख्याति का कोई सुराग नहीं था और ना ही पुलिस को वीरेन श्रेष्ठ के बारे में कोई जानकारी हाथ लगी थी। इधर पिछले कुछ दिनों में जो लाश के टुकड़े मिले थे उनका सिर अब तक नहीं मिल पाया था, इसलिए पहचान भी नहीं हो पा रही थी कि ये लाश किसकी है। लेकिन 15 दिनों के बाद पुलिस को एक कटा हुआ सिर भी मिल जाता है। पुलिस अलग अलग जगह पर मिले सभी टुकड़ों और सिर को एक साथ जोड़ती है, फिर भी पता नहीं चलता कि यह लाश किसकी है, क्योंकि खोपड़ी की हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी और पहचानना लगभग असंभव था। इस तरह अब तक यह साफ नहीं था कि ख्याति श्रेष्ठ मारी जा चुकी है या वो जिंदा है, और किडनैपर और उसके पुराने साइंस टीचर वीरेन श्रेष्ठ में कोई कनेक्शन है या नहीं, और जिस होटल में फिरौती की रकम ली गई उसी होटल के पास वीरेन का दिखना महज इत्तेफाक था या कोई साजिश। इन सवालों के अब तक पुलिस को कोई जवाब नहीं मिल पाया था। शायद एक बार वीरेन का मिलना पुलिस को कई सवालों के जवाब दे सकता था, इसलिए पुलिस ने पहले से कई गुना ज्यादा फोर्स सिर्फ वीरेन श्रेष्ठ को खोजने में लगा दी। पुलिस की कोशिश इस बार कामयाब होती है और गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए काठमांडू के एक इलाके से वीरेन प्रधान और वीरेन श्रेष्ठ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वीरेन को गिरफ्तार करते ही पूछताछ का दौर शुरू होता है। पुलिस जो भी सवाल करती थी वीरेन उसका सही और सटीक जवाब देता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वीरेन पूरी तैयारी के साथ पुलिस के पास आया है। इसी सवाल जवाब के बीच जब पुलिस वीरेन से पूछती है, तुम उस दिन होटल के करीब क्या कर रहे थे, तो इस पर वह चौंक जाता है और इधर उधर की बातें बनाने लगता है, जबकि पूछताछ के दौरान उसने उस दिन कहीं और होने की बात पुलिस को पहले ही बताई थी।
ऐसे में वह पुलिस के सवाल पर फंसा हुआ लगता है और अंत में साफ हो जाता है कि वह झूठ बोल रहा था। अब पुलिस ने उस पर दबाव डालकर उसे सच्चाई बताने के लिए मजबूर कर देती है और फिर एक ऐसा सच सामने आता है जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीरेन बताता है कि दार्जिलिंग में उसका संबंध एक ऐसे परिवार से था जो काफी पैसे वाला था और किसी भी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी वह लगभग 20 साल पहले नेपाल अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आया था। यहाँ भी उसने एक कॉलेज में साइंस टीचर के तौर पर अच्छी नौकरी हासिल कर ली थी और अच्छा पैसा भी कमाने लगा था। यहाँ उसने अपना एक बड़ा सा घर भी खरीद लिया था। वीरेन के बयान के अनुसार उसकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी कि इसी बीच वह मजे के लिए एक दिन एक कसीनो में गया। क्योंकि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इस कारण उसका यह शौक धीरे धीरे उसकी आदत बनता चला गया और फिर यह आदत इतनी बढ़ गई कि वह अपना सारा पैसा हारता चला गया। सभी जमा पूंजी हारने के बाद वह अब दोस्तों और जान पहचान वालों से कर्ज लेना शुरू कर देता है और लाखों रुपए कर्ज लिया पैसा भी वह हार जाता है। जब उसके पास कर्ज का लिया हुआ पैसा भी खत्म हो जाता है और लोग कर्ज वापस मांगने लगते हैं तो वह और ज्यादा परेशानी में फंस जाता है। इसी चक्कर में एक दिन अचानक वह अपना घर बेच देता है, लेकिन कर्ज इतना बढ़ चुका था कि घर बेचकर भी कर्ज नहीं चुका पाता। वीरेन की हालत काफी बुरी हो चुकी थी और वह काठमांडू में एक किराए के घर में रह रहा था। उसकी नौकरी भी जा चुकी थी। दार्जिलिंग में भी उसने अपने घर वालों से काफी पैसे ले लिए थे, जिससे अब वहां से भी मदद मिलना बंद हो गई थी। वीरेन की लत की वजह से वह कर्ज के दलदल में बुरी तरह फंसा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। इस बीच उसे यह पता चलता है कि ख्याति श्रेष्ठ का परिवार, जो कभी उसके यहाँ किराएदार रहता था, अब उसी काठमांडू शहर में उसके घर से कुछ ही दूरी पर रह रहा है। 5 जून 2009 को वीरेन ख्याति के घर मिलने जाता है। वह यहाँ इस उम्मीद के साथ आता है कि वर्षों बाद इन लोगों से मुलाकात होगी और शायद कुछ कर्ज भी मिल जाएगा। लेकिन जब वह यहाँ पहुँचता है तो उसे जो सच्चाई का सामना करना पड़ता है वह उसके लिए एक बड़ा झटका होता है। वीरेन पैसे मांगने का प्लान बदलकर कुछ और करने का विचार बना लेता है। पुलिस पूछताछ के दौरान वीरेन बताता है कि जब वह 5 जून 2009 को ख्याति श्रेष्ठ के घर जाता है तो उसे यह पता चलता है कि ख्याति के माता पिता अपनी बेटी के भविष्य को लेकर बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं। दरअसल ख्याति के माता पिता उसे बताते हैं कि वे अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा के लिए विदेश भेजने वाले हैं। इस पर वीरेन कहता है कि विदेश में पढ़ाई के लिए काफ़ी पैसा खर्च होगा। इस पर ख्याति के पिता उसे जवाब देते हैं कि पैसों की कोई कमी नहीं है और ख्याति को विदेश भेजने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि ख्याति को विदेश भेजने के लिए उन्होंने अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी भी बेची है और अपनी कमाई से भी कुछ पैसे बचाकर रखे हैं। ख्याति के माता पिता ने यह सब बात वीरेन को इसलिए बताई थी क्योंकि वीरेन उनकी बेटी ख्याति का पुराना शिक्षक भी था और उससे अच्छे रिश्ते भी थे। मगर उन्हें कहाँ पता था कि जिसे वो अपना हमदर्द समझ रहे हैं वही उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द देने वाला था। जब वीरेन को ख्याति के पिता की पूरी प्लानिंग का पता चलता है तो उसे एक बात समझ आ जाती है कि इन्होंने काफ़ी पैसा जमा कर रखा है, इसीलिए वो कर्ज मांगने का प्लान बदलकर दूसरे तरीके से उनसे पैसे निकालने के बारे में सोचता है, जिसके लिए प्लान बनाने में लग जाता है। और इसी बीच उसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है। ये आइडिया लेकर वीरेन सीधे अपने घर जाता है और पूरी प्लानिंग बनाने के बाद अपने मोबाइल से ख्याति के मोबाइल पर वही वुमेन मैगजीन की ओर से आयोजित लकी ड्रा में 20,000 रुपये नगद और पोखरा की एक टिकट जीतने की बात का मैसेज कर देता है। इसके बाद वीरेन मरीना शाक्य नाम की अपनी एक पुरानी स्टूडेंट को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि इस नंबर पर फ़ोन करके SMS वाली बात को आगे बढ़ाना है। यानी मैसेज के बाद ख्याति को फ़ोन करने वाली लड़की मरीना शाक्य ही थी। इसके बाद साजिश के तहत वीरेन ख्याति को एक अपार्टमेंट में बुलाता है। यहाँ सबसे पहले ख्याति की मुलाकात मरीना शाक्य से ही होती है। जब मरीना ख्याति को लेकर अंदर आती है तो फ्लैट के अंदर कमरे में मौजूद शख्स वीरेन ही होता है। उसे देखकर ख्याति चौंक जाती है। वीरेन भी ख्याति को देखकर अनजान बनने का नाटक करता है और हैरानी जताने का ड्रामा करता है। वीरेन ख्याति को बताता है कि उसने कॉलेज की नौकरी छोड़ दी है और अब वह उसी वुमेन मैगजीन के लिए काम कर रहा है। इस बातचीत के दौरान वीरेन ख्याति को कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए देता है। ख्याति कोल्ड ड्रिंक पीने से मना भी नहीं करती, क्योंकि सुबह ही वीरेन से उसकी मुलाकात उसके घर पर हुई थी और उस समय उसका व्यवहार काफ़ी अच्छा था। यहाँ भी वह काफ़ी अच्छे से ही बिहेव कर रहा था, इसलिए ख्याति को उस पर कोई शक नहीं होता और वह कोल्ड ड्रिंक पी लेती है। लेकिन जैसे ही वह कोल्ड ड्रिंक पीती है वह बेहोश हो जाती है। ख्याति के बेहोश होने के बाद
वीरेन ही ख्याति के पिता को किडनैपिंग वाला मैसेज करता है और वही ख्याति के माता पिता को पैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजबूर करता रहता है। जब पुलिस वीरेन से पूछती है कि तुम्हें पैसे मिल गए हैं तो अब तक ख्याति घर वापस क्यों नहीं आई है, इस पर वह बताता है कि आप जो पिछले 15 दिनों से मानव शरीर के अंग अलग अलग जगहों से जमा कर रहे हैं वो किसी और के नहीं बल्कि ख्याति के ही हैं, और वह अंग किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही फेंके हैं। वीरेन बताता है कि जैसे ही ख्याति ने कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद बेहोश हुई थी उसी के 1 घंटे के अंदर ही मैंने उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद अगले 4 दिनों के भीतर मैंने उसके शव को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंकना शुरू कर दिया था। अलग अलग जगहों पर टुकड़े फेंकने का मकसद यह था कि पुलिस कभी भी शव की पहचान न कर सके। वीरेन के इस खुलासे के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। जैसे ही यह खबर मीडिया में आती है पूरे नेपाल में विरोध की आंधी चलने लगती है। खासकर पूरे नेपाल के स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आते हैं। इन सब के बीच केस की जांच तेजी से होती है और 1 साल के अंदर अंदर पूरी जांच पूरी कर ली जाती है। आखिरकार 2010 में काठमांडू की एक अदालत वीरेन श्रेष्ठ को ख्याति की हत्या और किडनैपिंग का दोषी पाते हुए 39 साल जेल की सजा सुनाती है, जबकि वीरेन के कहने पर ख्याति को फ़ोन करने वाली और वुमेन मैगजीन की प्रतिनिधि के तौर पर ख्याति से मिलने वाली मरीना शाक्य को ख्याति के अपहरण में शामिल होने का दोषी पाते हुए 20 साल की सज़ा सुनाई जाती है। कहा जाता है कि इस एक घटना ने नेपाल में लोगों का सोचने का तरीका ही बदल दिया। जो लोग पहले एक शिक्षक पर आंखें बंद करके भरोसा किया करते थे वही अब ऐसे शिक्षकों को शक की निगाह से देखने लगे। कहा जाता है कि शायद ही अब कोई माता पिता अपने बच्चों के भविष्य की प्लानिंग के बारे में किसी बाहरी व्यक्ति को बताते हों। शायद ख्याति श्रेष्ठ के माता पिता भी उसी अफसोस के साथ जी रहे होंगे कि अगर उन्होंने ख्याति के फ्यूचर प्लान्स के बारे में वीरेन को नहीं बताया होता तो शायद आज ख्याति जिंदा होती। दोस्तों, इस पूरे मामले पर अदालत के फैसले पर आपकी क्या राय है? इस पूरी कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी जागरूक हो सकें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लगातार लाते रहें। धन्यवाद।